1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया यही उद्देश्य प्रस्ताव भारत की उद्देशिका बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर कल्पना एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। भारतीय प्रस्तावना या भारतीय उद्देशिका स्पष्ट रूप से उन आदर्शों को स्थापित करती है जिसके आधार पर भारतीय संविधान की रचना की गई है। यह भारत की जनता के आदर्शों और उनकी अपेक्षाओं को प्रदर्शित करती है। अभी मैंने दो शब्द यूज किए हैं, आदर्श और अपेक्षाएं। आदर्श और अपेक्षाएं अलग अलग हैं। जो आपकी आदर्श हैं और अपेक्षाएं हैं वो अलग अलग हैं। जहां आदर्श वो हैं जो प्राप्त किए जा चुके हैं। आदर्श क्या हैं? जिन्हें हमने प्राप्त कर लिया है, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ये क्या है? हमारे आदर्श हैं जिन्हें हमने प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि आदर्श जिन्हें हमने प्राप्त किया जा चुका है। वहीं अपेक्षाएं जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समता, गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता, ये क्या हमारी अपेक्षाएं हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अर्थात आदर्श आकांक्षाओं को या अपेक्षाओं को पूर्ण करने का माध्यम है। उद्देशिका को भारतीय संविधान का परिचय या सारांश कहा जाता है। यह संपूर्ण संविधान का सार है। यह भारतीय संविधान के दर्शन को समझाती है। इसमें वे आधारभूत तत्व हैं जिन पर संविधान आधारित है। यह संविधान के उद्देश्यों को परिलक्षित करती है। इसे संविधान का प्रतिबिंब कहा जाता है क्योंकि यह भारतीय जनताओं के आदर्शों और अभिलाषाओं को संकृत करती है। यह संविधान निर्माताओं की मन स्थिति को दृष्टिगोचर करती है क्योंकि यह बताती है कि संविधान के विभिन्न प्रावधानों को किन उद्देश्यों से समावेशित किया गया है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को पढ़ने की कुंजी है। उद्देशिका यह उद्घोषणा करती है कि संविधान जनता से उत्पन्न हुआ है। अभी मैंने एक शब्द यूज किया कि जो उद्देशिका है यह उद्घोषणा करती है कि संविधान जनता से उत्पन्न हुआ है और जनता की ही अंतिम संप्रभुता है। अर्थात भारत में संप्रभुता जनता की है तथा संविधान अपनी शक्ति और प्राधिकार जनता से ही प्राप्त करता है। अब कैसे? अभी हम इसमें पढ़ते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ यहाँ से कि अब हमने यहाँ देखिए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुल्क 7वीं संवत 2006 विक्रमी को इत्र द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। कौन करते हैं? भारत के लोग, यानी कि भारत के लोग, हम भारत के लोग क्या कर रहे हैं? संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि संविधान जनता से उत्पन्न हुआ है और जनता अपने आप को ही क्या कर रही है? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित कर रही है। इसलिए जनता की जो संप्रभुता है वो जनता की है। संविधान अपनी शक्ति और प्राधिकार किससे प्राप्त कर रहा है?
वो जनता से प्राप्त कर रहा है। क्या हम भारत के लोग क्या कर रहे हैं? संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यह भारत की जनता के आदर्श क्या कर रहा है? संविधान क्या कर रहा है? भारत की जनता के आदर्श और अपेक्षाओं को क्या करता है? प्रदर्शित कर रहा है। संविधान यानी कि क्या कर रहा है? प्रियम्बल भारत की जो उद्देशिका है वो भारत की जनता के आदर्शों को, यानी कि जो भारत की जनता के आदर्श हैं और प्लस जो भारत की जनता की अपेक्षाएं हैं उनको क्या करता है? प्रदर्शित करने का कार्य करता है। कौन? प्रियम्बल ये सारे कार्य करती है, प्रदर्शित करने के कार्य करती है। किसके माध्यम से कर रही है प्रियम्बल? ठीक है, तो प्रियम्बल क्या है? इसे अधिनियमित, आत्मसमर्पित करने का कार्य करती है। अगर संविधान का अर्थांगन करने में, संविधान का अर्थांगन यानी कि संविधान को एक्सप्लेन करने में अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को किसी भी प्रकार की समस्या या संदेह उत्पन्न होता है तो उसमें जो प्रियम्बल है उसका सहारा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल को माना है कि जो प्रियम्बल है संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को पढ़ने की एक कुंजी माना गया है। इसलिए जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल को अगर संविधान का किसी भी पार्ट को लागू करने में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या संदेह को दूर करने के लिए प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले ये है कि हम भारत के लोग शब्द संविधान में कहाँ दिया गया है, तो वो शब्द जो हमारा प्रियम्बल में इस शब्द को दिया गया है, यानी कि हम भारत के लोग जो शब्द है वो कहाँ दिया गया है? वो प्रियम्बल में दिया गया है। तो इसमें पहला यह है कि हम भारत के लोग शब्द कहाँ पे दिया गया है? प्रियम्बल में, पहला क्वेश्चन। दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इसको क्रम से लगाने के लिए, बीच में से एक दो शब्द कोई भी गड़बड़ कर देंगे, इसको क्रम से लगाने के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा, कम से कम 15 से 20 बार क्वेश्चन आ चुका है और कांस्टेबल से लेके IAS PCS तक क्वेश्चन आया हुआ है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य को क्रम से लगाने के लिए बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। किस प्रकार के 3 न्याय? एक है सामाजिक न्याय, एक है आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक न्याय। यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 प्रकार के न्याय प्रदान करता है हमारा संविधान या हमारी प्रियम्बल। दूसरा है कि संविधान में जो स्वतंत्रता है किस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो संविधान जो है विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है। जैसे कि आपका आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 के फर्स्ट का जो फर्स्ट है, फर्स्ट के स्मॉल a में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, यानी कि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। दूसरा यह है कि धर्म और उपासना की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। कोई बाह्य शक्ति किसी भी धर्म को अपनाने के लिए बाध्य नहीं करेगी, क्योंकि ये एक व्यक्ति का आंतरिक मामला है कि एक व्यक्ति किसी भी धर्म को आचरण कर सकता है, प्रचार कर सकता है और उसकी उपासना कर सकता है। ऐसा नहीं है जैसे कि हिंदू धर्म में बहुत सारे देवता हैं कि आप गणेश जी को पूजिए, आप शिव जी को पूजिए, आप कृष्ण जी को पूजिए। ये हर एक व्यक्ति का आंतरिक मामला है, वो उसकी जो आस्था किस में है। तो किसी भी व्यक्ति को धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं आर्टिकल 25 से 28 तक जो आपके मौलिक अधिकारों में दिए हुए हैं।
अगला है समानता, यानी कि जो समता की बात करता है, आर्टिकल 14 से लेकर जो 18 तक समता की बात करते हैं। इसमें प्रतिष्ठा अवसर की समानता की बात करते हैं। तो समानता किस प्रकार की है? प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता भारतीय संविधान में दी गई है, यानी कि हर व्यक्ति को क्या है, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता प्रदान की जाती है। अगला है कि गरिमा, यानी कि सब व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि बंधुता शब्द कहाँ दिया गया है, तो वो प्रियम्बल में दिया गया है, यानी कि हर व्यक्ति राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने का प्रयास करेगा। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया है, तो यह है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया है। हमारा जो संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, लेकिन हमने इसे 26 जनवरी 1950 को इसलिए अपनाया था क्योंकि पहली बार जो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था या पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था वो 26 नवंबर 1930 को रावी नदी के तट पर मनाया गया था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया, संविधान को लागू किया पूर्ण रूप से, जबकि बहुत सारा पार्ट इसका पहले ही लागू हो चुका था। अब है अब ये क्वेश्चन आता है कि जो प्रियम्बल है, क्या प्रियम्बल संविधान का पार्ट है या नहीं? मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये कई बार मुद्दा उठ चुका है, क्या प्रियम्बल संविधान का पार्ट है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले ये कहा गया, गोलकनाथ केस आया था, गोलकनाथ बनाम भारत संघ 1960 में केस आया था, जिसमें ये कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का भाग नहीं है। 1960 में गोलकनाथ बनाम भारत संघ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। ध्यान रखना, इसमें कहा है सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। दूसरा, उसके बाद जो अगला एक वाद आता है, यह है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है। अभी पहले क्या कहा, 60 में भाग नहीं है, और 73 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि संविधान का भाग है, और जिसमें अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, यानी कि इसमें संशोधन भी किया जा सकता है और ये संविधान का भाग है। केशवानंद भारती वाद में कहा, प्लस ये कहा कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का आधारभूत तत्व है, इसलिए इसमें संशोधन 368 के माध्यम से ही किया जा सकता है, क्योंकि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर इसको हटा दिया जाए तो संविधान का जो एक नींव है वो हिल जाएगी, इसलिए 368 के द्वारा ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। अब आता है एसआर बॉम्बे केस। एसआर बॉम्बे केस जो आता है 1994 में, एसआर बॉम्बे केस आता है 1994 में। अब इसमें देखो ध्यान रखना, पहले गोलकनाथ में 60 में कहा संविधान का भाग नहीं है, यानी कि प्रियम्बल संविधान का पार्ट नहीं है। केशवानंद भारती वाद में कहा कि पार्ट है। उसके बाद 94 में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि संविधान का आवश्यक भाग नहीं है, यानी कि नेसेसरी पार्ट नहीं है, लेकिन सामान्यतः संविधान का भाग है। नेसेसरी पार्ट नहीं है लेकिन सामान्यतः संविधान का भाग है, और यही प्रावधान अब प्रेजेंट में है। यानी कि अब इसमें क्या कह दिया, पहले किया 60 में संविधान का भाग नहीं है, फिर क्या कह दिया संविधान का भाग है, फिर 94 में कह दिया संविधान का भाग नहीं है, यानी कि नेसेसरी पार्ट नहीं है लेकिन सामान्यतः संविधान का भाग है। ठीक है, तो इसमें इस समय हमारे यहाँ प्रावधान क्या है कि जो प्रियम्बल है संविधान का नेसेसरी पार्ट नहीं है लेकिन सामान्यतः संविधान का पार्ट है, जबकि गोलकनाथ में कहा पार्ट नहीं है, केशवानंद भारती में कहा पार्ट है, और एसआर बॉम्बे में कहा कि नेसेसरी पार्ट नहीं है लेकिन सामान्यतः पार्ट है।
अभी मैंने आपको बताया कि इसी में जो केशवनंद भारतीवाद में ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो उद्देशिका है संविधान का आधारभूत तत्व है, जिसमें संशोधन अनुच्छेद 368 के माध्यम से ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, यानी कि 368 के माध्यम से ही हम इसमें संशोधन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये आता है कि प्रियम्बल में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो प्रियम्बल में केवल एक बार संशोधन हुआ है, यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें शब्दों को जोड़ा गया है। ये भी चीज़ ध्यान रखना, शब्दों को जोड़ा गया है, इसमें से शब्दों को हटाया नहीं गया। अब ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ मैं अभी 3 क्वेश्चन है, मैं वैसे आगे भी बताऊंगी कि B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे माना है। तो B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को माना है, जबकि सामान्यतः अगर हम देखें, सामान्यतः प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा क्या कहा जाता है? सामान्यतः प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा है कि जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा माना है। तो B.R. अम्बेडकर ने 32 को माना है, और सामान्यतः संविधान की आत्मा किसको माना जाता है? प्रियम्बल को माना जाता है। उद्देश्य का शक्ति का स्रोत नहीं है, शक्ति का आधार कोई उपबंध ही हो सकता है, यानी कि जो उद्देश्य का है वो शक्ति का स्रोत नहीं है। शक्ति का स्रोत क्या है? कोई क्या हो सकता है? कोई उपबंध या प्रोविजंस ही हो सकते हैं। उद्देश्य का विधानमंडल की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का स्रोत नहीं है, क्योंकि जो विधानमंडल है, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, इनको शक्ति प्रदान करने के लिए अलग से संविधान में प्रावधान किया गया है। कहने का मतलब है कि उद्देशिका सीमित उद्देश्यों को ही पूर्ण करती है। यह न तो कार्यपालिका को कोई विशेष वास्तविक शक्ति प्रदान करती है, और न ही कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका की शक्ति को सीमित करती है। वे अपनी शक्ति व प्राधिकार संविधान से संबंधित उपबंध से ही प्राप्त करते हैं, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की शक्ति क्या होंगी, ऐसा संविधान में दिया हुआ है। तो ये जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इनकी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की शक्ति को सीमित नहीं करती है। वे अपनी शक्ति और प्राधिकार संविधान से संबंधित प्रावधानों से ही प्राप्त करते हैं। यह संविधान के किसी विशेष प्रावधान पर, यानी कि अगर प्रियम्बल को लागू नहीं किया जाता है, अगर प्रियम्बल को लागू नहीं किया जाता है, तो इसको लागू कराने के लिए हम किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। जैसे कि आपका मौलिक अधिकार है, अगर मौलिक अधिकारों को लागू नहीं किया जाता है, तो उसके लिए हम हाई कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के माध्यम से हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। जबकि अगर प्रियम्बल को लागू नहीं किया जाता है, तो इसके लिए हम किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, इसलिए वाद योग्य नहीं है। इसके लिए हम किसी भी प्रकार का न्यायिक कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें होगी हैं। ये है कि किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर देखो यहाँ 3 शब्द हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन निकाल के अलग से दे दिए हैं। ये 3 शब्द हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है संविधान के किस भाग को, यानी कि संविधान के किस भाग यानी कि पार्ट को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो भाग 3 और 4 एक साथ मिलकर आएंगे। यानी कि भाग 3 और 4 को अगर मिलाकर कहा जाए तो संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्योंकि अगर संविधान से मौलिक अधिकार और डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हटा दिया जाए, तो संविधान का आधार ही खत्म हो जाएगा। इसलिए संविधान की आत्मा कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, सामान्यतः संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? सामान्यतः संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। अगर भाग शब्द आएगा तो अनुच्छेद 3 और 4 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर सामान्यतः संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो वो प्रस्तावना को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को माना गया है? अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 32, यानी कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा माना गया है? तो अनुच्छेद 32। किस भाग को माना गया है? तो भाग 3 और 4। और सामान्य संविधान की आत्मा किसे माना गया है? तो वो है आपके प्रस्तावना। अगला, ये मैंने पहले ही बताया था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य को क्रम से लगाने के लिए बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, इसी तरीके से ये आपको याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। एक है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो आपकी 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार की, विश्वास की, धर्म की, अभिव्यक्ति की और उपासना की, यानी कि आपको इतने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। अगला यह है कि प्रस्तावना में किस प्रकार की समता यानी कि समानता की बात की जाती है? प्रस्तावना में किस प्रकार की समानता की बात की जाती है? तो वो है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की जाती है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया। अब हमने कुछ इसमें शब्द पढ़े थे प्रियम्बल में कि डेमोक्रेसी क्या होती है, रिपब्लिक क्या होती है। तो अब ये चीज देखते हैं। अब क्या है कि जो लोकतंत्र या लोकतंत्रात्मक या डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जनतंत्र, बहुत सारे शब्द यूज कर सकते हैं। लोकतंत्र कह सकते हैं, जनतंत्र कह सकते हैं, या डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी का मतलब है बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी कि जनता का जनता के लिए, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। अब देखो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आपने केंद्र में क्या है, एमपी को अपॉइंट करके भेजते हैं, और राज्य में क्या है, एमएलए को अपॉइंट करके भेजते हैं। कौन भेज रही है? जनता का, है ना। जनता किसको भेजती है? यानी कि हमने केंद्र में एमपी को भेजा और राज्य में किसको भेजा? एमएलए को भेजा। जनता के लिए, किसके लिए? खुद के लिए, जनता के द्वारा, है ना। और शासन, ये जो एमपी एमएलए क्या है, ये जनता के प्रतिनिधि हैं, और शासन किसके लिए कर रहे हैं? जनता के लिए कर रहे हैं। यानी कि हमने केंद्र में एमपी को और राज्य में एमएलए को भेजा। जनता ने भेजा किसके लिए? खुद के लिए। क्या करने के लिए? शासन करने के लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र या डेमोक्रेसी कहते हैं। तो लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है बाय द पीपल, यानी कि फॉर द पीपल। अगला है आपका गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है जिस देश का हेड ऑफ नेशन, यानी कि शासन का प्रमुख, हेड ऑफ नेशन का जब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, या तो डायरेक्ट रूप में या इनडायरेक्ट रूप में क्या होता है, इलेक्शन होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में इलेक्शन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिपब्लिक कहते हैं। हेड ऑफ नेशन, भारत का हेड ऑफ नेशन कौन है? राष्ट्रपति। भाई भारत का हेड ऑफ नेशन कौन है? राष्ट्रपति। और अमेरिका का हेड ऑफ नेशन कौन है? राष्ट्रपति। वहाँ हमारे यहाँ क्या है? संसदात्मक शासन प्रणाली है, और अमेरिका में क्या है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है, तो इसलिए हेड ऑफ नेशन यानी कि जो देश का प्रमुख है उसका कैसे चुनाव हो रहा? इनडायरेक्ट रूप से किया जाता है। भाई भारत के हेड ऑफ नेशन कौन है? राष्ट्रपति, और उसका चुनाव कैसे होता है? इनडायरेक्ट रूप से। जबकि अमेरिका का हेड ऑफ नेशन कौन है? राष्ट्रपति, उसका इलेक्शन कैसे होता है? डायरेक्ट होता है, यानी कि डायरेक्ट उसका इलेक्शन होता है। जबकि भारत में जनता के प्रतिनिधि आपके देश के हेड ऑफ नेशन को चुनते हैं। तो इसमें क्या है कि हेड ऑफ नेशन का, यानी कि देश के प्रमुख का जब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है तो उसको गणतंत्र या गणराज्य कहते हैं। ठीक है, तो हेड ऑफ नेशन का जब चुनाव किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं।
एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्या जिस देश में डेमोक्रेसी है क्या उस देश में रिपब्लिक होगा, या जिस देश में रिपब्लिक है उस देश में डेमोक्रेसी होगी? तो इसमें यह है, अगर जिस देश में लोकतंत्र है, जिस देश में लोकतंत्र है, जिस देश में लोकतंत्र है वहां जरूरी नहीं है कि गणतंत्र हो। भाई आपका क्या है, ब्रिटेन में लोकतंत्र है, संसदात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन वहां पे गणतंत्र नहीं है क्योंकि वहां पे राजतंत्र है। राजतंत्र क्यों है? क्योंकि वहां पे राजा का जो राजा है, राजा वंशानुगत होता है, राजा का चुनाव नहीं होता। भाई राजा, हेड ऑफ नेशन कौन है? राजा, जबकि राजा का चुनाव नहीं होता। तो इसलिए जिस देश में डेमोक्रेसी है वहां जरूरी नहीं है रिपब्लिक हो। एग्जाम्पल ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है लेकिन रिपब्लिक नहीं है। लेकिन जिस देश में रिपब्लिक है उस देश में जरूरी है कि डेमोक्रेसी हो। हमारे यहाँ रिपब्लिक है, भाई हेड ऑफ नेशन का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी भी है। जो आपका यूएसए है, यूएसए में क्या है? रिपब्लिक है, वहाँ के हेड ऑफ नेशन का डायरेक्ट चुनाव होता है, वहाँ पे डेमोक्रेसी भी है। तो इसलिए जिस देश में लोकतंत्र है वहाँ जरूरी नहीं है गणतंत्र हो, लेकिन जिस देश में गणतंत्र है वहाँ जरूरी है लोकतंत्र हो। ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत गहराई की बात है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगला है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के निर्णय को लेते समय आंतरिक या बाह्य दबाव के बिना हम निर्णय लेना, यानी कि जनता को अपने से जुड़े हर मामले में हर व्यक्ति या देश की सरकार बिना किसी आंतरिक और बाह्य दबाव के क्या ले, निर्णय ले, तो उसको हम क्या कहते हैं? संप्रभुता कहते हैं। और भारत में संप्रभुता किसकी है? जनता की है। यानी कि जनता बिना किसी आंतरिक और बाह्य दबाव के अपनी वोट का उपयोग कर रही है, क्योंकि संप्रभुता किसकी है? जनता की है। प्लस सरकार बिना किसी बाह्य दबाव के, ना तो किसी अमेरिका के दबाव में, ना ही ब्रिटेन के दबाव में या किसी अन्य देश के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेगी, क्योंकि भारत में संप्रभुता का मतलब होता है कि आंतरिक और बाह्य दबाव में लिए जाने वाले निर्णय को हम संप्रभु कहते हैं। और भारत में संप्रभुता किसकी है? जनता की है। समानता का मतलब है कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। इस चीज़ को भी समझना, वैसे इसे मैं विस्तार से आपको वहाँ पे समझाऊंगी, आर्टिकल 14 में समझाऊंगी। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। यानी कि हमारे यहाँ समता है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। माना एक है मुकेश अंबानी, एक है अंबानी साहब, है ना। एक साइड में कौन आगे? अंबानी साहब आगे। एक साइड में है अंबानी साहब और दूसरी साइड में है रिक्शे वाला। दूसरी साइड में कौन है? रिक्शे वाला। अगर अंबानी साहब ने ब्रेड की चोरी करी, पहली बात तो करेंगे नहीं, उनके तो कुत्ते भी ब्रेड नहीं खाते होंगे। तो एक अंबानी साहब ने ब्रेड की चोरी करी, अगर रिक्शे वाले ने ब्रेड की चोरी करी, तो कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, तो अंबानी साहब और रिक्शे वाले को बराबर क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। ये क्या है? इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि कानून की नज़रों में सभी लोग समान हैं। जबकि आर्टिकल 14 में इक्वल बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ दिया गया है। इक्वल बिफोर लॉ के अनुसार अंबानी साहब और रिक्शे वालों को बराबर दंड दिया जाएगा, क्योंकि अंबानी साहब ने भी ब्रेड की चोरी की है और रिक्शे वाले ने भी ब्रेड की चोरी की है। जबकि इक्वल प्रोटेक्शन लॉ के द्वारा प्रोटेक्शन दी जा रही है। प्रोटेक्शन में क्या है? कंडीशन को फॉलो किया जाता है। अंबानी साहब की कोई जरूरत नहीं कि ब्रेड चोरी करें, लेकिन ये रिक्शे वाला पता नहीं क्या दिन से भूखा है, इसके मजबूरी ने ब्रेड चोरी करने के लिए इसे मजबूर कर दिया। और अंबानी साहब के पास तो मैंने कहा ना, कुत्ते भी ब्रेड नहीं खाते होंगे, वो भी उनका ब्रेकफास्ट भी ड्राई फ्रूट से होता होगा। तो इस तरीके से, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन लॉ में कहते हैं यहाँ पे कंडीशन फॉलो होगी। यानी कि रिक्शे वाला पता नहीं कै दिन से भूखा है
और अंबानी साहब को कोई ज़रूरत नहीं है ब्रेड चोरी करें, इसलिए अंबानी साहब को ज़्यादा दंड दिया जाए और रिक्शे वाले को कम दंड दिया जाए। तो ये क्या है, लेकिन आर्टिकल 14 में इक्वल बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ एक तरीके से उसका अपवाद है। तो यहाँ क्या है, कानून की नज़रों में सब समान है, इसलिए क्या है, अंबानी साहब और रिक्शे वाले दोनों को क्या दिया जाए, बराबर दंड दिया जाए। बराबर दंड देने की बात करते हैं, बराबर दंड देने की बात करते हैं। दूसरा है बंधुता। बंधुता में क्या है कि बिना किसी भेदभाव के विभिन्न धर्म, जाति और भाषाओं के लोग ऐसा आचरण करें जैसे हम एक परिवार के लोग हैं। यानी कि ना तो किसी के साथ धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, और ना ही भाषा के आधार पर, और ना ही किसी आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, और सभी लोग ऐसे भाईचारे के साथ रहेंगे जैसे हम एक परिवार के सदस्य हैं। अगला है न्याय। न्याय का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग और किसी भी आधार पर भेदभाव करने से मना करता है। स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, आध्यात्मिक स्वतंत्रता, विचार आर्टिकल 19, आध्यात्मिक आर्टिकल 25 से 28, और अन्य किसी भी विचारों की प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता होगी। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार को रखने, आध्यात्मिक, भौतिक किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता, हर प्रकार की स्वतंत्रता हर एक नागरिक को प्रदान की जाती है। उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।